नमस्कार दोस्तों, आर्ट विजुअल आर्ट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस बार एक नई सीरीज शुरू करने वाली हूँ और इस सीरीज का नाम है हिंदी शिक्षण यानी कि टीचिंग ऑफ हिंदी। जो ये हिंदी का सिलेबस है ये सभी टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, एनवीएस और बीएड के छात्रों जो भी हिंदी का शिक्षण ग्रहण करते हैं उन सभी के लिए जो है वो फ़ायदेमंद होने वाली है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हिंदी शिक्षण कि ये क्या होता है, लेकिन उससे पहले हम आज इस टॉपिक में बात करेंगे हिंदी भाषा, परिभाषा, स्वरूप, प्राकृतिक एवं उसकी कुछ विशेषताओं के बारे में। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हिंदी भाषा, परिभाषा व स्वरूप। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। प्राणी भी ऐसा जो अपने विचारों, भावनाओं तथा अनुभवों को बोलकर व्यक्त कर सकता है। अन्य प्राणी इस रूप में स्वयं के विचारों, भावों को प्रकट नहीं कर सकते। अर्थात भाषा मनुष्यों के लिए ईश्वर का एक अनमोल वरदान है। ईश्वर ने यह शक्ति केवल मनुष्य को ही प्रदान की है, इसीलिए मनुष्य सर्वश्रेष्ठ प्राणी है। अब हम बात करते हैं कि भाषा है क्या। इस पर विद्वानों ने अनेक मत दिए हैं। मनुष्य बोलकर और संकेतों से भी अपने विचार व्यक्त करता है, अतः संकेत भी एक भाषा ही है, परंतु वह पूर्ण रूप से भाषा नहीं है। हम उसको पूर्ण रूप से भाषा नहीं मानते हैं। संस्कृत के भाष धातु से भाषा शब्द उत्पन्न हुआ है। इसका अर्थ है बोलना। इस तरह भाषा का सामान्य अर्थ हुआ अपने विचारों या भावों को बोलकर प्रकट करना। जिन ध्वनि संकेतों से हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं उनका यादृच्छिक रूप से ही लिपि है, अर्थात ध्वनि संकेतों की लिपि भाषा का लिखित रूप है। इस प्रकार सामान्य अर्थ में भाषा विचारों, भावों के आदान प्रदान का साधन है। भाषा के संबंध में विद्वानों की बहुत सारी परिभाषाएं दी है, जिसमें से सबसे पहले हम बात करते हैं भोलानाथ तिवारी। तो वो कहते हैं कि भाषा उच्चारण अवयवों से उच्चरित मूल्यतः यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा समाज के लोग आपस में विचारों का आदान प्रदान करते हैं। उसके बाद आगे हम बात करते हैं स्वीट के अनुसार। तो वे कहते हैं कि भाषा ध्वनियों द्वारा मानव के भावों की अभिव्यक्ति है। मतलब कि जो भाषा है वह ध्वनि मतलब साउंड पे डिपेंड करता है और उसके द्वारा ही हम जो है इस अपने भावों को अभिव्यक्त करते हैं। उसके बाद बात करें सफियर की, तो उनका कहना है कि भाषा स्वच्छ तौर पर मानवीय है और विचारों, भावनाओं और इच्छाओं को स्वेच्छा से उत्पादित प्रतीकों द्वारा संचार करने का एक ढंग है। इसके बाद हम जो बात करते हैं, R.H. रॉबिन्स ने कहा है कि भाषा शुद्ध या मनमाने सम्मेलन पर आधारित बोलने वालों की बदलती आवश्यकताओं या परिस्थितियों के मुताबिक असीम बढ़ाई जाने वाली या परिवर्तनशील एक प्रतीक प्रणाली है। अब हम बात करते हैं जॉन डीवी की, और ये कहते हैं भाषा के ऊपर कि भाषा एक मौजूदगी तभी होती है जब यह सुनी और बोली जाती है। श्रोतगण एक अपरिहार्य साथी है। मतलब कि जब भाषा की मौजूदगी तभी होती है जब हम आपस में वाद विवाद करते हैं, हम आपस में एक दूसरे से कुछ बोलते हैं या किसी का हम सुनते हैं, तो उसी को हम जो है भाषा कहते हैं। तो ये तो थी कुछ परिभाषाएं जो विभिन्न विद्वानों ने जो है वो भाषा के ऊपर रखी थी। अब हम बात करते हैं भाषा की प्रकृति की। भाषा मनुष्यों द्वारा प्रयुक्त ध्वनि संकेतों का एक ऐसा रूप है जो विश्व के अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग रूपों में बोली जाती है। तथापि भाषा की अपनी प्रकृति है जिसे जानकर ही भाषा सीखी जा सकती है। भाषा वैज्ञानिकों ने भाषा की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित प्रमुख बिंदु बताए हैं जो आगे इस प्रकार से हैं। सबसे पहले है भाषा प्रतीकात्मक है। भाषा को हम प्रतीकों से समझते हैं। जिस शब्द की छवि हमारे मस्तिष्क में बनती है वह सरलता से सीखने में आता है। भाषा प्रक्रिया के निम्न पद है। सबसे पहले विचार उत्पन्न होते हैं, फिर शब्द प्रतीक बनते हैं, फिर इन प्रतीकों का लिखित रूप बनता है जिसे हम लिपि के माध्यम से जानते हैं। सेकंड पॉइंट है इसका कि भाषा अर्जित संपत्ति है, मतलब हम इसको अर्जित कर सकते हैं। भाषा परंपरागत है। हम अपने पूर्वजों से चली आ रही भाषा को परिवार तथा वातावरण से सीखते आए हैं। भाषा अर्जित की जाती है। हम अपनी मातृभाषा के अतिरिक्त भी अन्य भाषा सीख सकते हैं। इसी तरह भाषा जो है वो अर्जित करने वाली एक संपत्ति मानी गई है। नेक्स्ट पॉइंट है भाषा अनुकरणशील है। भाषा सीखने की प्रक्रिया अनुकरण है, मतलब इसको हम नकल के माध्यम से सीखते हैं। जैसे जैसे बच्चा नकल करता है, आपने देखा होगा कि बच्चा जब छोटा होता है तो वो अपने मम्मा द्वारा जो है या माता पिता के द्वारा जो भी उसके शब्द
होते हैं उसकी वो नकल करके उसका अनुसरण करता है। बालक अपने माता पिता और परिवार के सदस्यों का अनुकरण करके ही भाषा सीखता है। अनुकरण के माध्यम से भी हम अनेक भाषाएं सीखते हैं, इसीलिए हम कहते हैं कि भाषा कैसी है, अनुकरणशील है। नंबर 4 पे है भाषा मूलतः मौखिक है। प्रारंभ में भाषा का मौखिक रूप ही प्रचलित था, मतलब हम उसको मुख के द्वारा ही बोला करते थे। बाद में भाषा की लिपि बनी और लिखित रूप में हमारे सामने आया। आज भी कुछ भाषाएं केवल मौखिक रूप से ही विद्यमान है, तो इसीलिए हम इस मूलतः मौखिक भाषा कहते हैं। नंबर 5 पे भाषा का अपना संरचनात्मक ढांचा होता है। विश्व की कोई भी भाषा हो उसका अपना संरचनात्मक ढांचा होता है, वह अपने परिवेश से एक संरचनात्मक रूप ग्रहण करती है। नंबर 6 पे भाषा सार्थक ध्वनि संकेतों का समष्टिगत रूप है। जिन ध्वनियों को हमने बोलने का माध्यम बनाया है उनके संकेत चिन्ह या छिद्रिक रूप से स्वीकार कर एक लिपि निर्धारित की है तथा उनका समष्टिगत रूप ही भाषा बनी है। अतः उन ध्वनि संकेतों को मिलकर ही भाषा सीखी जा सकती है। नेक्स्ट है नंबर 7 पे कि भाषा एक व्यवहार कौशल है जिसको हम व्यवहार के माध्यम से सीखते हैं। भाषा सीखना एक कौशल है, नवीन तरीकों और अभ्यास के माध्यम से इसे भली प्रकार से सीखा जा सकता है। नंबर नेक्स्ट है 8 पॉइंट, भाषा नित्य परिवर्तनशील है। जैसे कि आप सभी को पता है कि भाषा देश काल परिस्थिति के अनुरूप समय समय पर परिवर्तित होती रहती है, अतः भाषा भाषी जब संपर्क भाषा बोलते हैं तो उनकी पारस्परिक भाषाओं का प्रभाव एक दूसरे पर भाषा पर अवश्य रूप से पड़ता है। इस प्रकार से भाषा को हम परिवर्तित होती हुई देखा करते हैं, मतलब समय समय पर जो है वो भाषा अपना रूप रंग जो है वो बदलती रहती है, तो इसीलिए हम कहते हैं कि भाषा जो है वो हमेशा परिवर्तनशील रहती है, वो बदलती रहती है। नंबर 9 पे है कि भाषा भौगोलिक रूप से स्थानीयकृत होती है। भाषा पर भौगोलिक प्रभाव पड़ता है। जिस क्षेत्र की भाषा है, चाहे वो नॉर्थ की है, साउथ की है, ईस्ट वेस्ट की है, तो वहीं वहाँ की जो भौगोलिक जो प्रभाव होता है वो भी हमें भाषा के रूप पर दिखाई देता है। जैसे आपने देखा होगा कि यूपी के लोग जो है वो सौ को वो सौ कहते हैं, और नॉर्थ के लोग जो है वो अच्छे से जो है वो शौ उच्चारित करते हैं। तो इस तरह से जो वहाँ का जो एक भौगोलिक एनवायरनमेंट जो है वो भी कहीं ना कहीं जो है वो भाषा को प्रभावित करता है। अलग अलग स्थान के लोगों की भाषा एक स्थानीय प्रभाव स्पष्ट दृष्टिगत होता है, यह विशेषकर उच्चारण में हमें दिखाई देता है। नंबर 10 पे है कि भाषा किसी भी देश की संस्कृति की पहचान होती है। भाषा से लोगों के रहन सहन, प्रकृति, संस्कृति आदि की पहचान होती है, अतः भाषा सीखना एक प्रकार से संस्कृति से परिचित होना भी है। इसलिए हम कह सकते हैं कि भाषा को जानने का मतलब है हम वहाँ के कल्चर से जो है वो अवगत होते हैं कि भाषा किस कल्चर की भाषा किस तरह से है और हमें उसकी पहचान होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भाषा का स्वरूप। भाषा की परिभाषाओं से स्पष्ट होता है कि भाषा का स्वरूप ध्वन्यात्मक है, मतलब ध्वनि के माध्यम से ही हम भाषा को समझ सकते हैं। मनुष्य अपने विचारों, भाव और अनुभवों को जिन ध्वनि संकेतों के माध्यम से प्रकट करता है वही वस्तुतः वही भाषा है। तथापि हाथ, पैर, आँख, नाक, सिर आदि अंग संचालन द्वारा भी हम अपने भावों को प्रकट करते हैं। तथापि ध्वनि संकेतों के माध्यम से ही हम पूर्ण रूप से अपना संप्रेषण कर पाते हैं। तो इसी तरह से भाषा को हम जो है ध्वन्यात्मक कहा करते हैं। अब हम बात करते हैं भाषा के विभिन्न रूप की। भाषा के निम्नलिखित रूपों को देखा जा सकता है। सबसे पहले हम जो है बात करते हैं इसके पहले रूप की, जो है बोली। बोली भाषा का प्रारंभिक रूप होता है। इसे उपभाषा के समीप भी कहा जाता है, मतलब इसे उपभाषा भी कहा जाता है। बोली सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली आंचलिक भाषा का रूप है जो लोक साहित्य में प्रयुक्त होती है किंतु मानक रूप नहीं होती। जैसे अवधी, राजस्थानी, छत्तीसगढ़ी आदि हिंदी की उपबोलियां हैं, हिंदी की बोलियां ही है। नेक्स्ट हम बात करते हैं विभाषा। जब कोई बोली अपनी सीमाओं का अतिक्रमण कर उच्च साहित्य रचनाओं में अपना स्थान बना देती है तथा अधिक संख्यक लोगों द्वारा प्रयुक्त की जाने लगती है, तब वह विभाषा या उपभाषा कहलाने लगती है। मतलब जब वह उसकी उपयोगिता बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और एक बोली जो है वह लिखित रूप में कहीं ना कहीं जो है उसको साहित्य के तौर पे उसको उसमें रचनाएं होती है, तो वही जो बोली होती है उसको विभाषा का रूप ग्रहण वो
कर लेती है, मतलब उसको विभाषा का रूप दे देते हैं। नेक्स्ट भाषा है हमारी थर्ड नंबर पे मानक भाषा। मानक भाषा शिक्षित वर्ग द्वारा व्यवहृत साहित्यों की परिनिष्ठित भाषा मानक भाषा कहलाती है, जिसका निश्चित व्याकरण, उच्चारण और लिपि होती है। मानक भाषा ही परिनिष्ठित भाषा कहलाती है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं साहित्यिक भाषा। साहित्यिक भाषा, इसका उपयोग साहित्यों में होता है, जैसे कि नाम से ही इसका विदित है कि साहित्यिक भाषा जिसका साहित्य में उपयोग होता है। यह भाषा कुछ कम परिष्कृत, कुछ अलंकृत और कुछ परंपरानुसार हो सकती है। साहित्यिक भाषा मानक भाषा से भिन्न हो सकती है तथा मानक भाषा में भी साहित्यिक रचा जा सकता है। मतलब यहाँ पे भी जो है बहुत सारे अलंकारों का, बहुत सारी जो एक परंपरा का, और इससे साहित्य की रचना भी हम इसको कर सकते हैं, तो इसीलिए इसको साहित्यिक भाषा कहते हैं। नेक्स्ट आती है मातृभाषा। मातृभाषा जिस भाषा को मानव अपने घर परिवार से सीखता है, अतः माँ जिसके सीखने की शुरुआत, उनकी माँ से सीखने से जिसकी शुरुआत मानी जाती है, वही हमारी मातृभाषा कहलाती है। नेक्स्ट नंबर पे है राजभाषा। राजभाषा भाषा राजभाषा कहलाती है। इसका उपयोग प्रशासनिक, वैधानिक और राजकीय कार्यों में किया जाता है। हमारे देश में अलग अलग प्रांतों में अलग अलग राजभाषाएं होते हुए भी राजकार्य की दृष्टि से हिंदी राजभाषा भी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा मतलब पूरे एक राष्ट्र, पूरे एक देश की भाषा। जिस भाषा को संपूर्ण राष्ट्र में सम्मान का दर्जा प्राप्त होता है, जिसमें राष्ट्र के समस्त राज कार्य करने का निर्णय किया जाता है, वह बहुसंख्यक लोगों की प्रिय तथा उनके द्वारा बोली समझी जाती है, वह राष्ट्रभाषा पद की अधिकारिणी होती है। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय भाषा। वह भाषा जो एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्रों तक बोली जाती है, मतलब दूसरे राष्ट्रों तक भी रहते हैं, तो उसे हम जो है अंतर्राष्ट्रीय भाषा कहते हैं, जिसमें हम अपने व्यापार, व्यवहार, विचार विनिमय आदि के माध्यम के तौर पे हम इसको प्रयोग करते हैं। मतलब अपना व्यापार करने के लिए या अपना व्यवहार को प्रदर्शित करने के लिए, विचार को दिखाने के लिए हम जो है जिस भाषा का दूसरे देशों में भी उपयोग करते हैं, सेम लैंग्वेज का, तो वही हमारी अंतर्राष्ट्रीय भाषा होती है। अंग्रेजी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा का दर्जा प्राप्त होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यांत्रिक भाषा। यंत्रों द्वारा संचालित भाषा को यांत्रिक भाषा कहते हैं, जो कि आप कंप्यूटर के माध्यम से, जो आप कंप्यूटर में जो लैंग्वेज लिखते हैं, उसी लैंग्वेज को हम जो है यंत्रों की भाषा कहते हैं। और नंबर 10 पे आती है आपकी लिखित भाषा। लिखित भाषा, लिखित में अवध भाषा लिखित भाषा होती है, मतलब जिसको हम लिखते हैं वही सिंपल जो है वो आपकी लिखित भाषा होती है। और लिपि के कारण ही भाषा का व्यवस्थित संरक्षित रखा जा सकता है तथा एक दूसरे तक लिखित रूप में अपने विचार प्रस्तुत करके ही संप्रेषण को सुगम बनाया जा सकता है। मतलब जिसमें हम लिखित रूप में अपने विचारों को एक जगह से दूसरी जगह पे या किसी को हम सौंपते हैं, तो उसी को हम जो है लिखित भाषा कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं भाषा की विशेषताओं के बारे में। हमने भाषा एवं भाषा की प्रकृति पर चर्चा की है। विश्व में अनेक भाषाएं प्रचलित है, जिनकी संख्या लगभग 3000 के आसपास है। सभी भाषाओं की अपनी प्रकृति एवं विशेषताएं हैं। संक्षेप में भाषाओं की विशेषताओं को हम इस प्रकार से आगे जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, पहला जो इसका पॉइंट है वो है भाषा विचार संप्रेषण का माध्यम है। जैसा कि आप सभी को पता है कि भाषा जो है वो संप्रेषण यानी कि बातचीत करने का, अपने विचारों को दूसरों तक पहुँचाने का एक माध्यम माना गया है। दूसरी इसकी विशेषता है कि भाषा अर्जित करने वाली संपत्ति है। मतलब भाषा को हम कहीं भी, किसी भी समय, किसी भी क्षेत्र में, किसी के साथ भी हम उसको सीख सकते हैं, मतलब उसको ग्रहण कर सकते हैं। इसी तरह से इसकी विशेषता है कि ये जो है अर्जित करने वाली एक प्रकार से संपत्ति मानी गई है। नेक्स्ट विशेषता है कि भाषा का प्रवाह नैसर्गिक है। मतलब ये अपने आप स्वतः ही हम इसको सीखते चले जाते हैं, ये अपने आप ही हम इस पे जो है वो नैसर्गिक तौर पे इसको ग्रहण करते हैं। नंबर 4 पे है भाषा सार्थक ध्वनि संकेतों का समष्टिगत रूप है। मतलब इसमें जो ध्वनियाँ होती है, सार्थक ध्वनियाँ जिसका कोई एक अर्थ हो, उसी ध्वनि, उन्हीं संकेतों का एक मिला जुला रूप, समष्टिगत रूप इसका माना जाता है। नंबर 5 पे है भाषा किसी भी देश की जनजीवन एवं उसकी संस्कृति की पहचान होती है, कि किस देश का संस्कृति, किस देश की संस्कृति या उनका जो रहन सहन, खाना पीना,
जो किस तरह का है, तो ये सभी के सभी हम भाषा के माध्यम से ही समझ पाते हैं कि किस देश के लोग किस तरह से रहते हैं और उनको वहाँ पे उनका जो संस्कृति जो है वो किस तरह की है। नंबर 6 में बात करते हैं कि भाषा का क्षेत्र व्यापक होता है, ये बहुत बड़े क्षेत्र में फैली होती है, ये किसी सीमित क्षेत्र में इस नहीं रहती, बल्कि एक बहुत बड़े दायरे में जो है वो भाषा का विकास होता है, तो इसीलिए इसका क्षेत्र जो है वो व्यापक माना जाता है। नंबर 7 पे बात करते हैं, भाषा का अपना संरचनात्मक ढांचा होता है, मतलब इसका जो लिखने का तरीका, इसका जो व्याकरण और इसकी जो एक लेखनी होती है, एक इसको एक सही ढंग से, एक वैचारिक ढंग से इसको संरचित किया जाता है। इस तरह से हम कहते हैं कि इसका एक संरचनात्मक ढांचा होता है। भाषा जटिल से सरल की ओर चलती है, मतलब पहले ये काफ़ी कठिन होती हैं और धीरे धीरे जितना हम इसको सीखते जाते हैं, इस पे काम करते हैं, ये उतनी ही हमें सरल दिखाई देती है। नेक्स्ट आते हैं नंबर 9 पे कि मानक भाषा का अपना व्याकरण होता है, मतलब जो मानक भाषा होती है, जिसका एक साहित्य होता है, जिसको हम साहित्य भाषा में लिखते हैं, तो उसका एक अपना ही व्याकरण होता है, वो व्याकरणिक तौर पे उसको शुद्ध और परिनिष्ठित माना जाता है। नंबर 10 पे है कि भाषा का स्थानीय प्रभाव होता है, मतलब एक स्थान पर, एक स्थान विशेषता का, एक जो एक जगह का जो होता है वो उस भाषा पर उसका अपना असर दिखाई देता है, मतलब जहाँ की जैसी भौगोलिक स्थिति होती है वैसा जो है वो भाषा पे प्रभाव पड़ता है। अतः यही भी उसकी विशेषता है कि स्थानीय प्रभाव जो है वो भाषा पे हमेशा दिखाई देता है। नंबर 11 पे है, भाषा का स्वरूप परिवर्तनशील होता है, मतलब भाषा समय समय पर जो है वो बदलती रहती है। नंबर लास्ट है, भाषा संयोगात्मक से वियोगात्मकता की ओर बढ़ती रहती है, मतलब भाषा का जो विकास है वह संयोग से वियोग की ओर बढ़ता जाता है, अतः ये भी इसकी एक विशेषता मानी जाती है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने जाना हिंदी भाषा का स्वरूप, परिभाषाएं, उसकी प्रकृति एवं उसकी कुछ विशेषताओं को आज हमने जाना।